हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए, आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आकाशवाणी, आकाशवाणी का मतलब होता है रेडियो। देखो यहाँ चित्र दिया गया है रेडियो। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो उसके पहले के समय में 1924 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम से प्रतिदिन कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाला निजी रेडियो केंद्र शुरू हुआ। बाद में अंग्रेज सरकार ने इस कंपनी का इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम से इसका नाम रखा। 8 जून 1936 में इस कंपनी का नामकरण ऑल इंडिया रेडियो किया, यानी इस जो रेडियो है इसका 2-3 बार नाम बदला गया। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात AIR ऑल इंडिया रेडियो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक अंग बना। इसका प्रारंभिक स्वरूप सरकारी कार्यक्रमों और उपक्रमों की जानकारी देने वाला अधिकृत केंद्र था। इसमें हमको सरकारी कार्यक्रम उपक्रम क्या क्या होता है उसकी जानकारी प्राप्त होती थी। विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर, देखो ये बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, पंडित नरेंद्र शर्मा, इनके सुझाव पर इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आकाशवाणी द्वारा विविध मनोरंजन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मनोरंजन वाला जो कार्यक्रम होता है वो प्रस्तुत किया जाने लगा। इसी तरह किसान, मजदूर, युवा वर्ग, महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम इसमें प्रसारित किए जाते थे। लोकप्रिय रेडियो सेवा विविध भारती का नाम तो तुमने सुना ही होगा। विविध भारती द्वारा 24 भाषाओं और 146 बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। वर्तमान समय में निजी रेडियो सेवाएं शुरू हुई, जैसे रेडियो मिर्ची। आज तुम लोग पढ़ते हो रेडियो मिर्ची में गाने वगैरह आते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का पहला न्यूज बुलेटिन 23 जुलाई 1927 ईस्वी को मुंबई रेडियो केंद्र से प्रसारित किया गया। इसके बाद कोलकाता से बांग्ला भाषा में समाचारों का प्रसारण शुरू हुआ। बच्चों दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो। दूरदर्शन का मतलब होता है टेलीविजन। 15 सितंबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, यहाँ पे चित्र दिया गया है। महाराष्ट्र में 1 मई 1972 ईस्वी को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, यानी मुंबई में शुरू हुआ 1 मई 1972 को, और 15 अगस्त 1982 को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ। पहले जो टीवी रहता था ब्लैक एंड व्हाइट में था, उसके बाद 1982 में कलर टीवी का शुरुआत हुआ और 1991 में विदेशी और देसी निजी चैनलों का समावेश केबल तकनीक का उपयोग करके कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई। आज भारतीय दर्शकों के लिए 100 से अधिक चैनल उपलब्ध है। प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। प्रसार माध्यमों की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम जानेंगे। किसी भी जानकारी को मुक्त रूप से समाज में फैलाने अथवा प्रसारित करने यानी पहुंचाने के लिए प्रसार माध्यमों की जरूरत होती है। माध्यम यानी वो चीज जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाए या फैलाए। संपादकीय लेख, विभक्ति स्तंभ, संस्करण, समाचार पत्र के अभिन्न अंग होते हैं। पाठकों के पत्र स्तंभ द्वारा पाठक अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। जो पाठक रहते हैं वो अपना स्तंभ निकाल के उसमें अपनी बातें वहां तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाने में सहयोग दे सकते हैं। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य श्रव्य का मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अतः उसने समाचार पत्र और आकाशवाणी की सीमाओं को लांघकर जनता को सचमुच क्या हुआ है यह दिखाना प्रारंभ किया। जैसे पहले रेडियो था तो रेडियो में हम सुनते थे, पता नहीं वो सही है कि गलत है ना, लेकिन ये जो दूरदर्शन है उसमें दिखाई भी देता था और सुनाई भी देता था। उसमें सही में क्या क्या हुआ वो जानकारी हमको तुरंत प्राप्त होती थी, वो दिखाना उसमें शुरू हुआ। जनता के लिए किसी भी घटना का आंखों देखा हाल जानने और देखने के लिए दूरदर्शन जैसा और कोई भी साधन नहीं था।
प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन। प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन कर लेना होता है। जो भी जानकारी उसको कैसा उसका छानबीन हमें करना चाहिए। हर बार समाचार पत्र द्वारा हम तक पहुंचाने वाली जानकारी की सच्चाई के आधार पे है यह आवश्यक नहीं। जरूरी नहीं है कि वो समाचार पत्र में जो छपता है वो एकदम सही हो, वास्तविक हो, अतः उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अनाधिकृत समाचार पत्र प्रकाशित होने का एक विश्वविख्यात उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि समाचार पत्र में गलत छपा था। स्टर्न नामक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका ने एडॉल्फ हिटलर की लिखावट में एक डायरी, दैनंदिनिया यानी डायरी खरीदी और उन्हें अन्य प्रकाशन कंपनियों को बेच दिया। देखो बच्चों, ये हिटलर का चित्र है। इनकी जो डायरी थी बाद में मिली। हिटलर की तथाकथित हस्तलिखित दैनंदिनी बरामद होने पर समाचार प्रकाशित हुआ, परंतु कालांतर में यह सिद्ध हुआ कि यह दैनंदिनिया जाली थी। मतलब बाद में जो हिटलर का जो डायरी मिला तो डायरी में हमको पता चला कि ये डायरी सही है और जो पहले जो छपा था, जो डायरी जो छापे थे वो जाली था। अतः प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का उपयोग जो है हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र। समाचार पत्रों के प्रतिदिन के ताजा समाचार पाठकों तक पहुंचाने होते हैं। यह कार्य करते समय समाचार के पीछे का समाचार बताने पड़ते हैं। किसी समाचार की विस्तार की समीक्षा करते समय यदि विगत समय में इसी प्रकार की कोई घटना अन्यत्र घटी तो उस समाचार पत्र उसे समाचार के बीच चौखट में छपते हैं। क्या होता है कि जैसे रोज समाचार पत्र छपता है, समाचार पत्र छपते समय जो समाचार लोग लाते हैं तो वो कहाँ से लाए, कैसे लाए, उसकी भी और कोई घटना उसके साथ अगर घटी तो उसको भी बीच में ऐसे छाप के दिखाया जाता है। परिणाम स्वरूप पाठकों को अतिरिक्त जानकारी मिलती, जो समाचार छपा उसके अलावा भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होता है कि घटना की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। समाचार पत्रों के अलग अलग स्तंभों में 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व जैसे स्तंभ होते हैं। जैसे कोई समाचार पत्र 100 वर्ष पहले क्या हुआ था उसकी जानकारी भी देते हैं। वे इतिहास के साधन होते हैं और इतिहास पर आधारित होते हैं। ऐसे स्तंभों द्वारा हमें भूतकाल में घटित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं का बोध होता है। भूतकाल की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को समझने में सहायता प्राप्त होती है। अगर वर्तमान समय के इतिहास को अगर हमें समझना है तो हमें ये सारे चीज पढ़ने होते हैं। जैसे यहाँ पर इतिहास की जानकारी अगर हमको प्राप्त करना है तो उसमें संपादकीय लेख, दिन विशेष, समीक्षा, समाचार पत्र और स्तंभ, इनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों को विशेष अवसरों का संस्करण अथवा विशेषांक निकालने पड़ते हैं। जो विशेष अवसर होता है, जैसे यहाँ 2 अवसर दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन का। जैसे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस घटना को 2014 में 100 वर्ष पूरा हुआ और इस युद्ध की समग्र समीक्षा करने वाला संस्करण निकालते समय उस घटना का इतिहास ज्ञात होना आवश्यक होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है प्रथम विश्व युद्ध, तो इसको 100 साल पूरा हो चुका 2014 में, तो उसके लिए समाचार पत्र में वो संस्करण निकाला गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को 2017 में 75 वर्ष पूरा हो गया और ऐसे अवसरों में समाचार पत्र लेख, संपादकीय लेख, दिन विशेष, समीक्षा द्वारा उस घटना को दोहराया जाता है, समीक्षा किया जाता है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है और लेख लिखा जाता है ताकि उस घटना के बारे में लोगों को पता चले। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे समय इतिहास का अध्ययन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे समय का जो समाचार पत्र है वो इतिहास के लिए हमें उपयोगी पड़ता है। आकाशवाणी के लिए भी इतिहास महत्वपूर्ण विषय है। जैसे 15 अगस्त 1947 अथवा उसके पश्चात स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भाषण आकाशवाणी के संग्रह में है।
जो हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, तो भाषण को रिकॉर्ड करके हमारे संग्रहालय में रखा गया है, उसको हम अभी भी सुन सकते हैं और उसको और समकालीन परिस्थिति यानी उस समय की परिस्थिति को समझने के लिए उन भाषणों का उपयोग होता है। कुछ विशेष अवसरों पर आकाशवाणी को इतिहास के अध्येताओं की आवश्यकता अनुभव होती है। कुछ जो विशेष अवसर रहता है वहाँ पे जो रेडियो केंद्र रहता है वहाँ पे अगर भाषण वगैरह बोलना है तो उसके लिए जो इतिहास के जानकार होते हैं उनकी ज़रूरत वहाँ पर होती है। राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिन और पुण्यतिथि, जन्मदिन पुण्यतिथि यानी मरने के बाद जो दिन रहता है, ऐसी ऐतिहासिक घटना को 1 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष और 100 वर्ष पूर्ण होने पर और इसी क्रम में अधिक वर्ष होने पर उसकी चर्चा करने के लिए घटना की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो उसमें उनको क्या बोलना रहता है तो उसके लिए जो इतिहास के जानकार को बुलाया जाता है। राष्ट्रीय नेताओं के कार्यों पर जो भाषण देने के लिए जो वक्ताओं के पास इतिहास रहता है उसकी सहायता हमें लेनी पड़ती है। आकाशवाणी पर भी दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है, यानी एकदम गहरा संबंध है। इतिहास के प्रति रुचि और जागरूकता निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य दूरदर्शन और अन्य चैनल करते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिक तथा भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति जैसे ऐतिहासिक धारावाहिक ने बहुत बड़े दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित हुआ। आज भी बहुत सारे लोग रामायण, महाभारत और शिवाजी के बारे में सीरियल वगैरह देखते हैं। रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिकों का निर्माण करते समय उस समय का तत्कालीन वातावरण, वेशभूषा, शस्त्र, अस्त्र, रहन सहन, भाषा के विषय में तज्ञों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के स्वरूप है, जैसे अभी रामायण का एक उदाहरण ले लो। अगर सीता को आज का जींस वगैरह पहना देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए उसका वेशभूषा कैसा होता, उस समय का रहन सहन कैसा रहता था, वहाँ का भाषा किस प्रकार लोग बोलते थे, वहाँ का वातावरण कैसा था, तो सभी की जानकारी होने के लिए इतिहास के तज्ञों की आवश्यकता होती थी। इसलिए इतिहास का सूक्ष्मता से अध्ययन करना आवश्यक होता है। आधुनिक समय में तुम लोग बच्चों टीवी में देखते हो ना, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री चैनल, तो ये सारे चैनल जो है चैनलों द्वारा प्रसारित होने वाले धारावाहिकों द्वारा इतिहास कोश में दर्शकों के लिए खोल दिया गया, यानी इसमें तुम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके द्वारा लोग विश्व के इतिहास और भूगोल को घर बैठे समझ सकते हैं। पहले अगर हमको जानकारी लेनी होती तो इतिहास के लिए हमको उस घटना स्थल पे जाना होता था और इस प्रकार हमको जानकारी मिलती थी, या भूगोल की जानकारी लेना होता तो उसके लिए जो ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो चीज़ों की मानचित्र का, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती। लेकिन अब हम घर बैठे उसको हम चैनलों में जो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री चैनल, उसको द्वारा हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन धारावाहिकों को अधिक रोचक बनाने के लिए कई बार इतिहास चुनिंदा प्रसंगों को चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जो ये धारावाहिक है, धारावाहिक को अच्छा रुचिकर बनाने के लिए लोग इसको पसंद करें, इसके लिए उसमें कोई जो घटना है वो घटना जो है कोई भी चरित्र के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, पराक्रमी स्त्री पुरुष, खिलाड़ी, सेनानी आदि। इसके अतिरिक्त जो वास्तु है, जो बड़े बड़े महल, किले, ये सारे चीज है, तो उससे और साम्राज्यों का उदय अस्त, कौन सा साम्राज्य, जैसे गुप्त काल साम्राज्य कब उसका उदय हुआ और कब वो खत्म हो गया। यही नहीं, इसके अलावा भी लोग जो खाना पीना जैसे उसमें बनाया जाता है, पाक कला, उसके आधारित भी जो धारावाहिक है उसको बड़े ध्यान से और बड़े रुचि से देखते हैं। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों के लिए इतिहास की गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। समझ लें, भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास के संदर्भ में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित भारत एक खोज धारावाहिक महत्वपूर्ण है। भारत एक खोज जो है एक महत्वपूर्ण धारावाहिक था। यह धारावाहिक पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक से लिया गया है। पंडित नेहरू ने एक ग्रंथ लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस ग्रंथ पे आधारित है।
श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया। देखो बच्चों, ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिया गया है और नीचे श्याम बेनेगल का चित्र दिया गया है। इन्होंने इसका निर्देशन किया था। इस धारावाहिक द्वारा भारत के प्राचीन कालखंड से लेकर यानी हड़प्पा काल से लेकर आधुनिक कालखंड का जो आज का जो समय उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास इसमें प्रस्तुत किया गया है। यह धारावाहिक सूक्ष्म अनुसंधान और प्रस्तुति के स्तर पर रोचक सिद्ध हुआ है। इस धारावाहिक द्वारा हड़प्पा सांस्कृतिक, वैदिक कालखंड, रामायण महाभारत का अन्वयार्थ, मौर्य कालखंड, तुर्की अफगानियों का मुगलों के आक्रमण, मुगलों के कालखंड और मुगल शासकों का योगदान, भक्ति आंदोलन, छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य, समाज सुधार के आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम जैसे अनेक घटनाओं को प्रस्तुत किया गया। यानी हड़प्पा काल से लेकर अब तक का जो जो घटनाएं घटी वो सभी घटनाओं को ये जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो ग्रंथ है उसमें प्रस्तुत किया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे हड़प्पा का चित्र नीचे दिया गया है। उसके ऊपर भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संतों ने भाग लिया था उसके बारे में दिया गया है। यानी सभी घटनाओं को उसमें लिखा गया है। इस धारावाहिक में नाट्य, लोक कला, जागरण पर जानकारी की सहायता से नेहरू के रूप में कलाकार रोशन सेठ प्रस्तावना करते और अन्वयार्थ बताते। रोशन सेठ जो है नेहरू बने हैं उसमें, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जानकारी दे रहे हैं और उसके बारे में उन्हें समझाते हैं, जैसे टीवी पे समझाते हुए हमें दिखाई देते हैं। इतिहास की और पंडित नेहरू का देखने का दृष्टिकोण और उसकी प्रभावशाली प्रस्तुति के फलस्वरूप यह धारावाहिक संपूर्ण भारत में प्रशंसा का पात्र बना